हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का। तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मिक्सचर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। हमने देखा था मिक्सचर्स, उसकी टाइप्स, ठीक है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैंने बोला था आपको कि बाद में हम प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स जो हैं पढ़ेंगे। तो देखो, प्योर सब्सटेंसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड, दो टाइप की होती है। तो एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, कि मिक्सचर और कंपाउंड में जो है क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कराऊंगा, मैं थोड़े से ही कराऊंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और वो होगी हमारी सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो वही एक वीडियो चाहे जितनी भी लेंथी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक होगी। तो उसमें हम जितना चैप्टर रहता है वो सारा कर लेंगे। तो आज ये जो है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक और अपना पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो ठीक है, इसको साफ़ कर देते हैं। अभी देखो, हमने लिख दिया है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देखो, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने से पहले आपको मैं एक बार रिवाइज कराऊं कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही किस्म के पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। उनके सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही होते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो देखो, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्स, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस की एक टाइप। और दूसरी टाइप होती है हमारी कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारे होते हैं दो प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स, ठीक है। तो आप देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, कैसा कैसा सिस्टम है सारा, वो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो आप लिख सकते हो यहाँ के प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक, ये लिख सकते हो आप, आर ऑफ टू टाइप्स, ताकि आपके नोट्स भी जो सही से बन जाएं, ठीक। तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंसेस? एक तो होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। तो आप देखो, पहले हम लिखते हैं यहाँ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला हमारा एलिमेंट्स, ठीक। एलिमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपने एक बड़ा सा टेबल देखा होगा केमिस्ट्री के रिलेटेड, जिसको बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उसमें जो लिखे होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो चीज़ें, उनको सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अभी देखो, हम बेसिक से स्टडी करने वाले हैं। देखो, आप यहाँ लिखो कि जो एलिमेंट है ना, इसमें एक फर्स्ट पॉइंट आप ऐड करो। पहले क्या ऐड करोगे? रॉबर्ट बॉयल, पहला एक साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल, ये साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, टू यूज द टर्म एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। उसके बाद आप लिखोगे इन 1661। देखो, रॉबर्ट बॉयल किसी साइंटिस्ट का नाम है। इन साइंटिस्ट, ये जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यूज़ किया था टर्म एलिमेंट, मतलब वर्ड एलिमेंट यूज़ किया था 1661 में। देखो, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का यही मतलब है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मतलब फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट का नाम है वो किसने दिया था, जो टर्म एलिमेंट है वो किसने दी थी, रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा पॉइंट। उसके बाद आप लिखो, आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट का नाम एंटोनी, ANTO, ठीक है।
INE, एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? एंटोनी लेवाइजियर वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश, ठीक है, टू इस्टेब्लिश्ड एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन, इस्टेब्लिश्ड एन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, सही लग रहा है आपको? एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन, यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि पहले रॉबर्ट बॉयल ने टर्म एलिमेंट दी थी, फिर उसके बाद एंटोनी लेवाइजियर, ये एंटोनी लेवाइजियर साइंटिस्ट का नाम आप बहुत बार अभी सुनोगे, ठीक है, आगे वाली क्लासेस में सुनोगे। तो रॉबर्ट बॉयल का नाम भी आप बहुत बार सुनोगे, इन्होंने बहुत कुछ और भी किया हुआ है केमिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखा है एंटोनी लेवाइजियर वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश्ड एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एंटोनी लेवाइजियर ने फर्स्ट टाइम जो है एक यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, इस्टेब्लिश की थी मतलब बनाई थी एक यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब देखो वो डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखो, इसमें मैं लिखता हूँ ही डिफाइंड एलिमेंट, ठीक है, ही डिफाइंड एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक, लिखो एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, लिखो दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक, ये आप लिखो, ठीक है, बाई केमिकल रिएक्शंस, आगे लिख लो एक पॉइंट, बाई केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये पॉइंट आप समझो। देखो लिखा हुआ है, आपको दो चीजें पता चल गई, रॉबर्ट बॉयल और एंटोनी लेवाइजियर ने क्या किया था। उसके बाद है कि एंटोनी लेवाइजियर ने जो हमारी एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी, ठीक है, उसमें कैसे डिफाइन किया था एलिमेंट को। तो आप देखो, ही डिफाइंड एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब उन्होंने डिफाइन किया था कि जो एलिमेंट होता है वो एक मैटर की बेसिक फॉर्म है, मैटर की एक बेसिक फॉर्म है, ठीक है। दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, मतलब एलिमेंट जो है वो मैटर की एक बेसिक फॉर्म है जो और तोड़ी नहीं जा सकती, मतलब और ब्रेक नहीं किया जा सकता उसको केमिकल रिएक्शंस करा के, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस क्या होती हैं वो आपको आस्ता आस्ता केमिस्ट्री में पता चलेगा, ठीक। तो अभी बस आप इतना याद रखो कि उन्होंने बोला था एलिमेंट क्या होती है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होती है, उस एलिमेंट को और तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट्स को कंबाइन करके, मतलब दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स को कंबाइन करके और चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उससे बड़ी एलिमेंट से बड़ी चीज़ें, लेकिन एलिमेंट जो होता है उसको तोड़ के उससे छोटा कुछ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बोला गया था कि एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक। अभी आपको और समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, अब देखो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे एक सिंपल वर्ड में एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। एलिमेंट कैन also be defined as a pure substance, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग only one kind of particles, only one kind of particles, ठीक। ये आप लिखो। देखो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो क्या लिखा है कि एलिमेंट
जो होता है वो क्या होती है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होती है जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट से हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो बना सकते हैं, एलिमेंट्स को जोड़ के हम कुछ और बना सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को तोड़ के हम एलिमेंट से नीचे वाली कोई चीज़ नहीं बना सकते, इसलिए वो क्या होता है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। उसी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एलिमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। देखो लिखा है कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। तो आप देखो एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है हम प्योर सब्सटेंस की ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक। तो प्योर सब्सटेंस की टाइप्स पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट भी तो प्योर ही सब्सटेंस होगा। अब देखो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्स की क्या एग्जांपल्स होती हैं। जैसे देखो मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ इधर लिख देता हूँ, आयरन। आयरन आपने सुना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आयरन है, जो आयरन होता है लोहा, तो लोहे को अगर आप ऐसे उसका एक पीस लो, उसको काट के देखो, तो उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे लोहे के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे, आयरन के ही होंगे, ठीक। आयरन के ही होंगे सारे के सारे पार्टिकल्स। तो आप देखो आयरन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के, तो आप बोलोगे आयरन क्या एक प्योर सब्सटेंस है, बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के। तो इसका मतलब एक ये प्योर सब्सटेंस है, तो यही एक एलिमेंट की एग्जांपल भी है, ठीक। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आयरन क्या एक एलिमेंट है, ठीक। आयरन एक एलिमेंट है, ठीक। आई समझ आपको। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड सुना होगा आपने, ठीक। तो गोल्ड, आप देखो गोल्ड में सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे, गोल्ड के। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स गोल्ड के ही हैं। तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है। गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक। आई समझ आपको। इसी तरह आपने सुना होगा सिल्वर सुना है आपने, ठीक है। सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड को हम सोना बोलते हैं। तो सिल्वर का अगर आप एक कतरा लोगे तो उसमें सारे पार्टिकल किसके होंगे, सिल्वर के ही होंगे, ठीक है। क्योंकि सिल्वर है वो, तो सारे पार्टिकल सिल्वर के होंगे। तो इसका मतलब सिल्वर क्या एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्योर सब्सटेंस वही होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों। तो आप बोलोगे सिल्वर क्या एक प्योर सब्सटेंस है। तो अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसको हम बोलते हैं कि ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक। तो आप बोल सकते हो ऐसा कि सपोज ये जो आयरन है ये एक एलिमेंट है, ये एक बेसिक फॉर्म है, ये किस्म का मैटर ही है ना। आयरन एक किस्म का मैटर है, गोल्ड एक किस्म का मैटर है, सिल्वर एक किस्म का मैटर है। ये तीनों ही एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों ही मैटर हैं। मतलब टोटल जो मैटर होता है उन सबको हम, मतलब आप ऐसे समझो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारा मैटर ही है, ठीक है। वो सब कुछ क्या है, मैटर है। उनका अपना वजन होता है, वो जगह गिरते हैं। तो ये जो हमारा आयरन है इसको हम यूज़ करके इससे कुछ कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब कुछ और चीज़ तो बना सकते हैं, आयरन से कुछ और बना सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ के आयरन से नीचे नहीं कुछ कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम आयरन को तोड़ दें, आयरन को कुछ करें तो आयरन से सिल्वर बन जाए, या फिर सिल्वर से या फिर आयरन से गोल्ड बन जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला है कि ये क्या एक बेसिक फॉर्म है। एलिमेंट क्या होता है, मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है जिससे हम एलिमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ बड़ा बना सकते हैं, मतलब कोई और यूजफुल चीज़ बना सकते हैं। लेकिन इन एलिमेंट को हम और ब्रेक करके नीचे, इनसे नीचे कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। आई समझ आपको। तो क्या बोलोगे, ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और इनमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आयरन हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे आपने सोडियम सुना होगा। सोडियम ये भी क्या है, सोडियम में तो ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक। ये भी क्या एक एलिमेंट है। तो आई होप आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक। तो अभी देखो आगे एक और लाइन लिखते हैं तो आपको पता चलेगा। आप एक लाइन ऐड करो, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स known at present। तो आप देखो हमारा जो प्रेजेंट दौर चल रहा है, इस दौर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो नोन है। जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, सोडियम है, पोटाशियम है, ऐसे 100 से ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास टोटल 114 तक जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि आजकल जो है 100 एलिमेंट जो हैं, 100 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे
ये जो 100 एलिमेंट्स से ज़्यादा बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं दुनिया के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं। तो इनको हमने कहाँ रखा हुआ है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहाँ रखा है? देखो है तो ये सारे का सारा मैटर ये हमारे आसपास ही मिलता है, ठीक है। जैसे देखो लोहा हमारे आसपास मिल जाता है, सिल्वर हमारे आसपास कहीं किसी ने यहाँ पहना होता है, दिखता है हमें, गोल्ड का कहीं पहना होता है रिंग तो हमें दिख जाता है, ठीक है। होते तो हमारे आसपास ही, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए इन सब एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर रखा हुआ है, जिस टेबल को बोलते हैं पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो आप यहाँ ऐड करो, देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट एंड, आगे लिखो, एंड आर अरेंज्ड इन अ टेबल, ठीक है, एक टेबल के अंदर अरेंज्ड है। और आगे लिखो कॉल्ड पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, उनको बोला गया, उस टेबल को बोला गया पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और उस टेबल की फोटो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देखोगे ऐसा टेबल आपने देखा होगा स्कूल्स में, क्लास में, ऐसा टेबल जो है प्रेजेंट होता है, ठीक। उस टेबल को बोलते हैं पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और उसमें सारे के सारे दुनिया के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बड़े बड़े मोटे उठा के रखे हैं, ऐसा नहीं, उनके नाम वहाँ लिखे हुए हैं, उनको अरेंज किया उनकी स्टडी करने के लिए कि ये कोई कैसा होता है। उसके अंदर आपको आयरन भी दिखेगा, गोल्ड भी दिखेगा, सिल्वर भी दिखेगा, सोडियम भी दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, ऑक्सीजन भी दिखेगा, नाइट्रोजन भी दिखेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब कुछ। आप देखो, आपने सुना होगा नाइट्रोजन, सुना होगा ऑक्सीजन, तो वो भी क्या है एक्चुअल में, अगर आपने सुना है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सुना है, तो वो भी एक्चुअल में एक एलिमेंट ही है, ठीक। देखो ना, जो ऑक्सीजन होगा वो क्या है, एक किस्म की गैस है। आपको पता है अगर ये गैस है तो गैस भी मैटर ही होती है, क्योंकि हमने देखा था मैटर में 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर ये ऑक्सीजन है तो ये क्या है, किस्म की गैस है। तो ये भी एक किस्म का क्या है, एलिमेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे एक ही किस्म के होते हैं और ये प्योर सब्सटेंस होता है, इसलिए ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। इसी तरह नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है एलिमेंट है वो इस टेबल में दिए हुए हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ वही लिखा है कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट आजकल डिस्कवर हो गए और उन सबको अरेंज किया एक टेबल में, और इस टेबल को क्या बोलते हैं, पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इस पीरियडिक टेबल के बारे में आगे वाली क्लासों में आप और ज़्यादा जानकारी हासिल करोगे, ठीक है। अब लिखो आप एक लाइन, लिखो 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। देखो यहाँ लिखो 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है, एंड रेस्ट आर मैन मेड, ठीक। ये आप लाइन लिखो। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 100 से ज़्यादा है, मतलब टोटल कोई 114 या फिर 115 इतने, तो वो आप टेबल में गिन सकते हो। उसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे नेचुरली अकरिंग है, मतलब वो कुदरत की तरफ से ही पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो है, बाकी सारे मैन मेड है, बाकी सारे इंसानों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारी एलिमेंट्स के बारे में। अब आप देखो कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये होते हैं 3 किस्म के। मतलब जो हमारा पीरियडिक टेबल है, ठीक है, हमारा जो पीरियडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, एक होते हैं मेटालाइट्स। तो आप लिखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, या आप एक काम करो, इसको लिख लो आप, मैं इसको साफ करता हूँ फिर आगे चलते हैं। अभी आप देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ लिखो आप टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो तो हमें पता चल गया, तो एलिमेंट की क्या टाइप्स होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, आप लिखोगे एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज, इनको क्लासीफाई किया गया कैसे, एज। देखो मैं यहाँ एक ही बार समझा देता हूँ आपको, मैं तीनों लिख देता हूँ। इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, यहाँ 3 टेबल बना सकते हो आप, ये, ठीक है। 3 कैटेगरीज में, एक होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक, और एक होते हैं हमारे मेटालाइट्स,
ये होते हैं हमारे 3 किस्म के एलिमेंट्स। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, आपने टेबल नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे टेबल बना लिया है। तो यहाँ हम मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट्स तीनों ही स्टडी कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, मेटालाइट्स कैसे होते हैं। ये तीनों किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखो, यहाँ आप लिखो एक लाइन, मेटल्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ मैं वो प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो मेटल होते हैं वो शो करते हैं। ठीक, मेटल्स जो होते हैं कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि कोई चीज़ जो है वो मेटल है। ठीक, तो आप देखो, पहली जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है दे हैव अ लस्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो मेटल्स में, दे हैव अ लस्टर। देखो, जो मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइन, मतलब वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ऐसे एलिमेंट होते हैं वो जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे आपने सोना तो देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, वो एक एलिमेंट है और वो एक मेटल है, वो शाइन करता है, तो इसलिए बोला गया कि वो एक मेटल है। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर। मतलब ये जो मेटल्स होते हैं इनका कलर कैसा कैसा हो सकता है, या तो कलर इनका सिल्वरी ग्रे होगा, मतलब सिल्वर ग्रे टाइप का होगा, और या फिर गोल्डन कलर होगा। बस इसी 2 कलर के मेटल हो सकते हैं, और कुछ कलर के मेटल नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास हो जाता है। सपोज अगर यहाँ एक मेटल को आपने हाथ लगाया है, तो उस मेटल के साथ मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगा रहा हूँ, तो उस मेटल के बीच में करंट आ जाएगा, आपको करंट लगेगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और हीट के भी वो गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब अगर मेटल की कोई चीज़ ऐसे पकड़ के आप किसी जगह रख रहे हो, जैसे गैस उसके ऊपर जो होता है ना, जहाँ आग जली होती है वहाँ रख रहे हो, आस्ता हीट आपने, वो जो सपोज ये वाली है, यहाँ से आपने इसको अगर वहाँ रखा है बर्नर के ऊपर, तो हीट आपको कुछ टाइम बाद यहाँ फील होगी, क्योंकि वो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र करेगी, इसमें क्या करेगी, कंडक्ट होगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखो मेटल्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है दे आर डक्टाइल। अब देखो, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल के आगे लिखो यहाँ कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब इनको हम वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। मतलब इनको हम इनके ऊपर हथौड़े मार के मेटल्स को हम पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की तारें, सिल्वर की तारें, तो वो मेटल है, वो जो हमारा सिल्वर है वो मेटल है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि ऐसे वायर में ड्रा हो सकता है वो। ठीक, अच्छा, ये आपको समझ में आया क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। उसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर मैलिएबल। ठीक, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी हेमर्ड इनटू थिन शीट्स। ये लिखो, कैन बी हेमर्ड का मतलब होता है हथौड़ा मारना, इनटू थिन शीट्स। ठीक, तो आप देखो यहाँ मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब है कैन बी हेमर्ड इनटू थिन शीट्स, मतलब उनके ऊपर हथौड़ा मार के, हैमर मार के हम उनको पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने टीन देखा होगा, ठीक, वो एक किस्म का मेटल है, इतना मोटा होगा, उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसको पतला शीट्स में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं मेटल्स। उसके बाद दे आर सोनोरस, VI, सिक्स्थ प्रॉपर्टी,
दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? देखो सोनोरस का स्पेलिंग यही होता है SONORUS, सोनोरस। इसका मतलब होता है, सोनोरस का मतलब होता है कि मेक रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, ठीक है, ठीक है, रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, व्हेन हिट, जब इनको हम हिट करते हैं किसी चीज से, तो जो मेटल होगा उसके अंदर से एक रिंगिंग साउंड, मतलब टन टन साउंड आएगी, टन 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 ऐसी साउंड, ठीक। जैसे आपने स्कूल की जो बेल होती थी पुराने ज़माने में, ऐसी गोल सी, उसके ऊपर ऐसे मारते थे तो ठई साउंड आती थी, ठीक। आई समझ आपको? तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेटल कहाँ से आए, मेटल्स को कहाँ से निकाला अभी हमने? मेटल्स को हमने एलिमेंट से निकाला। तो एलिमेंट 3 किस्म के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, ठीक। अभी आप एग्जांपल्स लिखो इसकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड पेन से कि एग्जांपल में आप लिखो, मेटल की एग्जांपल लिखो, जैसे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ये आपने सुना है गोल्ड सिल्वर। उसके बाद और क्या सुना है? कॉपर, ये सुना है कॉपर। उसके बाद ये सारा कुछ, ये गोल्ड सिल्वर कॉपर सब कुछ जो है आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में के अंदर ही सारे एलिमेंट्स जो है अरेंज्ड हैं, ठीक है। वहां से ही उठा के हम ये एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, आयरन, आयरन तो सुना ही आपने, आयरन, तो ये भी क्या है? मेटल, तो ETC कर दो, ठीक। तो ये क्या होते हैं? मेटल, तो आपको पता चल गया होगा। मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें लस्टर होता है, मतलब शाइन होती है, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन कलर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। डक्टाइल का मतलब है वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, मैलिएबल का मतलब है थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली पतली शीट्स बन जाती हैं। सोनोरस का मतलब है उनके ऊपर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो वहाँ से एक रिंगिंग साउंड आती है, ठीक। तो ये हमारे थे मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हम देख रहे हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ आप एक और पॉइंट ऐड करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ इसी के नीचे आप लिखोगे, यहाँ जहाँ आपने ये लिखा है ना, मेरे हिसाब से आपको एक जगह पहले ये लिख लेना चाहिए, फिर उसके नीचे नॉन मेटल का लिखना चाहिए, उसके नीचे मेटलाइट का लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट के नीचे आप एक पॉइंट ऐड करोगे, ओनली मरकरी, मरकरी, ठीक है। ये मैंने लिखा है MERCURY, मरकरी आपने सुना होगा, ठीक है। ओनली मरकरी, या फिर ऐसे लिखो, मरकरी इज द ओनली मेटल, ओनली मेटल, ठीक है, विच इज लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक। ये लाइन आप इसके नीचे ऐड करोगे कि बाकी सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जैसे आप देखो, सोने को देखो सॉलिड है, ठीक है, आयरन को देखो, सिल्वर को देखो, सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सख्त होते हैं। लेकिन मरकरी भी एक मेटल होता है, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल में आपको मरकरी दिखेगा, इसका सिंबल भी होता है HG सिंबल। वो सिंबल क्या होते हैं आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको सब समझाऊंगा। आप देखो, मरकरी इज द ओनली मेटल, मतलब मरकरी एक ऐसा मेटल है सिर्फ जो क्या होता है, जो लिक्विड होता है, होता तो मेटल है लेकिन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर यहाँ इस रूम के अंदर मरकरी रखा होगा तो वो लिक्विड दिखेगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपने ऐड कर लेना है। अब देखो दूसरा हम देख रहे हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो पहली चीज है, नॉन मेटल जो होते हैं दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर, मतलब बहुत सारे कलर जो हैं वो शो करते हैं। इसमें हमने देखा था ये सिर्फ 2 किस्म के कलर शो करते हैं, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर। तो मतलब गोल्डन, ये गोल्डन कलर शो करते हैं, ठीक। और इसमें आपने लिखना है कि दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, मतलब जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इससे कंपेयर करें तो ये बहुत सारे कलर्स शो करते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, दे आर पोर कंडक्टर्स, पोर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक।
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर होते हैं। पोर कंडक्टर का मतलब है इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक। तो देखो जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी वो एक किस्म का नॉन मेटल है, ठीक। लकड़ी नॉन मेटल है, उसमें से कोई करंट पास होता है? नहीं होता। आप एक साइड से पकड़ लो लकड़ी, मतलब सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी से करंट पास होता है, आपको लग सकता है करंट, ठीक है। देखो लकड़ी होगी, उसके इस तरफ आप तार लगाओगे, सपोज ये बोर्ड है, सपोज ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो एक्चुअल में लकड़ी का ही है, तो यहाँ आप एक तार लगाओ और यहाँ हाथ लगाओ, आपको करंट नहीं लगेगा। आप मान लो कि नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें मतलब जिसमें एक तो चीज़ है कि वो बहुत सारे कलर शो करते हैं, और पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती हैं, ठीक। ये आप याद रख लो। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आप ये देखो कि दे आर नॉट लस्ट्रस सोनोरस। थर्ड, दे आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। वो लस्ट्रस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, एंड मैलिएबल भी नहीं होते, ठीक। मैलिएबल भी नहीं होते। तो आप बोलोगे ये जो इसमें प्रॉपर्टीज थी, डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस, ये मेटल्स, ये जो नॉन मेटल होते हैं, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ना ही तो वो शाइनिंग होते हैं, ना ही लस्ट्रस होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं, ना ही डक्टाइल, और ना ही वो मैलिएबल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होती हैं, ठीक। तो आगे आप ऐड करो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखोगे? मेटल्स को छोड़ के, मतलब जैसे सोना, चांदी, आयरन, ये कॉपर, इन चीज़ों को छोड़ के जो भी बाकी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बचते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे आप देखो इसमें सारी गैसेज आ जाती हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुना है आपने, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, कार्बन। उसके बाद आ गई क्लोरीन, ETC, ये एटसेट्रा, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी देखो थर्ड किस्म के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं मेटालाइट्स, ठीक है। तो आप देखो अभी मैंने ये लिखा था यहाँ, तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर मुझे दोबारा से ये करना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ मेटालाइट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान होती हैं। मतलब वो कुछ तो मेटल का काम करते हैं, कुछ नॉन मेटल का काम करते हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटालाइट्स बोलते हैं, ठीक है, मेटालाइट्स। और जो मेटालाइट्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल आप याद रख लोगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीन आप याद रख लोगे। और ये सारे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन वगैरह, ये आयरन वगैरह, ये सब कुछ आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, क्योंकि वहाँ ही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो अभी आप देखो ये हमारे हो गए यहाँ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एलिमेंट्स के बारे में, 2 या 3 पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको साफ करके। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो। तो यहाँ मैंने लिख दिया है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो आप जल्दी जल्दी लिखो। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। फर्स्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, आर सॉलिड्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मेजॉरिटी उनमें से ज़्यादा एलिमेंट जो कैसे हैं, वो क्या है? सॉलिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लिखो, 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये पॉइंट आप ऐड करो कि 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। गैसेस होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब अगर वो किसी रूम के अंदर रख दें तो वो कैसे होंगे? 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है वो क्या है? सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिखो थर्ड पॉइंट, 2 एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। यहां आप लिख सकते हो कौन सा, मरकरी, उन्हें आपको पहले भी बताया, एंड ब्रोमीन। ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर मरकरी और ब्रोमीन क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक। समझ में आया आपको? अच्छा, उसके बाद आप एक पॉइंट और ऐड करो, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम। एलिमेंट्स गैलियम, ये गैलियम एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपको दिखेगा गैलियम, सीजियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम दो एलिमेंट्स हैं, बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर, बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर, ठीक है, एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचर, स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचर, ठीक। तो आप बोलोगे क्या याद रखना है आपको इस पॉइंट में कि एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम में जो ये लिक्विड बन जाते हैं एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा 35-36 डिग्री, उसके थोड़ा सा भी ऊपर अगर आप क्या करोगे, मतलब रूम टेम्परेचर 35-36 नहीं होता है, 35-36 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर जितना भी होता है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कितना होता है, तो आप बोलोगे जितना रूम टेम्परेचर, इस रूम के अंदर जितना टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं गैलियम और सीजियम, ये लिक्विड बन जाते हैं, ठीक। आई समझ आपको, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होते, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होते, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, ठीक। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसियस होते हैं, उसके बाद 2 एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऐसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिक्विड बन जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा एलिमेंट के बारे में हमने इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। आई समझ आपको? इसको आप लिख लो। तो आपको मैं बताऊं, रूम टेम्परेचर जो मैंने देखा अभी कितना होता है, 20 से 22 या फिर 24 या 25 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ये हमारा एलिमेंट के बारे में सब कुछ था। तो अभी हम देख रहे हैं कि कंपाउंड क्या होता है। आई होप आपको एलिमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। तो प्योर सब्सटेंस की एक टाइप थी एलिमेंट, वो जो हमने खत्म कर दी। अभी हम दूसरी टाइप के ऊपर जा रहे हैं जो है कंपाउंड। अभी आप देखो कि कंपाउंड क्या होता है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप सीधा सीधा इसकी पहले डेफिनेशन लिखो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ठीक है, लिखो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ठीक है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, लिखो composed of 2 or more elements, ठीक है, composed of 2 or more elements chemically combined with one another, यहां लिखो कॉमा डाल के, chemically combined with one another, ठीक है, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लिखो आगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो यहां मैंने लिखा है कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, मतलब कंपाउंड भी क्या है, एक सब्सटेंस है, और कैसा सब्सटेंस है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो आपको पता है प्योर सब्सटेंस की टाइप है कंपाउंड, तो प्योर सब्सटेंस ही होगा। तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो किससे बना होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से बना होता है,
केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर, मतलब जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली कंबाइंड का मतलब है दो एलिमेंट मिलते हैं और कुछ नया बना देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकली कंबाइन हो गए। तो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं इसमें देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकली। फिजिकली का मतलब ऐसा है कि उसमें कुछ न्यू ना बने, ठीक है, और केमिकली का मतलब है कि जिसमें कुछ न्यू बन जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है केमिकली कंबाइन विद वन अनदर, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और यहाँ लिखा है देखो इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो, मतलब एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशो में करते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या हो गया, या आप एक काम करो, अभी इतना ही रखो, हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप अभी क्या याद रखोगे कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली। और कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूं, अगर मुझे कहीं कंपाउंड बनाना है तो मुझे सपोज ये दो मार्कर मेरे जो है दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो मार्कर दो एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो मुझे इसका कोई फिक्स पार्ट और इसका कोई फिक्स पार्ट आपस में जोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि सपोज इसका मैं 10 ग्राम जोड़ दूं, इसका 10 ग्राम जोड़ दूं, तो दोनों का पार्ट फिक्स हो गया ना, कोई फिक्स पार्ट आपस में जुड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो वो क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी आप लिखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। ये आप जब पढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, आई समझ आपको। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ठीक है, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, मेड अप ऑफ सेम elements combined together in a fixed proportion, ठीक, ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कंपाउंड जो होता है इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, मतलब वो हमेशा कैसे बना होता है, हमेशा सेम एलिमेंट से बना होता है। अभी मैं आपको समझाने की देखो कोशिश करता हूं। देखो सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट ए है और दूसरा एक एलिमेंट बी है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो सपोज ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं हमारा ए बी हमारा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। तो अब देखो अगर ये ए बी कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कुछ नाम है, सपोज ए बी नाम है, तो अगर ये एक कंपाउंड है तो इसमें हमेशा क्या क्या होगा, हमेशा ए और बी ही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता है वाटर होता है, जो वाटर H2O वाटर, देखो वाटर का केमिस्ट्री में फार्मूला होता है H2O, तो ये होता है हमारा वाटर। तो आप देखो इस वाटर को हम कैसे बनाते हैं, इस वाटर को हम ऐसे बनाते हैं कि ये वाटर बनता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुड़ता है, H2 प्लस O2। H2 होता है हाइड्रोजन का सिंबल, O2 होता है ऑक्सीजन का सिंबल। मतलब देखो ये एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अपने अपने एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो हमारा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड, ये होता है हमारा वाटर हमारा एक केमिकल कंपाउंड है। अब देखो अगर कोई कंपाउंड वाटर है, तो उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, चाहे आप उसको जहां मर्जी से लेके आओ। अगर वो पानी है तो उसमें क्या क्या जुड़ेगा, देखो एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स से बना होता है, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब जो सेम एलिमेंट्स होते हैं। सपोज अगर वाटर एक कंपाउंड है, पानी एक कंपाउंड है, उसके अंदर हमेशा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं, ठीक है, एक फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं, ठीक है। आई समझ आपको। और इनकी यहाँ रेशो होती है, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, इनकी यहाँ रेशो होती है 1:8। 1:8 का मतलब है कि 1 ग्राम सपोज अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसके साथ 8 ग्राम पानी जुड़ा होता है। तो ये फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं, कहाँ, कंपाउंड के अंदर। तो अगर देखो अगर मुझे
मिक्सचर बनाना हो, देखो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस होता है। मिक्सचर होता है जो उसमें कुछ भी जोड़ दो, जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर जोड़ना है मुझे, मिक्सचर बनाना है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप हाइड्रोजन 20 ग्राम ले लो, चाहे ये 40 ग्राम ले लो, चाहे 30 ले लो, चाहे 20-50 ले लो, जितना मर्जी ले लो, उसको मिक्स कर दो, वो मिक्सचर बनेगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर दो वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन जब आप एक फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स रेशो में उसको मिक्स करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, फिक्स रेशो 1:8, 1:8 में अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो वो हमारा कंपाउंड बनेगा। तो वही यहाँ लिखा है, देखो ऊपर डेफिनेशन में भी वही लिखा था कि केमिकली कंबाइंड विद वन एंड अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशो में जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस पहली प्रॉपर्टी में भी यही लिखा है कि कंपाउंड में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, लिखो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज, ठीक है, आगे कॉमा डाल के लिखो, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, तो देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो आप देखो यहां लिखा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, मतलब कंपाउंड जो होता है वो हमेशा केमिकल चेंज से बनता है। ठीक है, कंपाउंड जब बनता है उस टाइम जो है दो चीजों के अंदर केमिकल चेंज होती है। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जिस चीज से कंपाउंड बना हुआ है उन चीजों से जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं। जैसे आप देखो ये वाटर वाली एग्जांपल अगर आप समझो, ठीक है, तो आप देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अपनी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज होती हैं। तो जब ये दो जुड़ते हैं इनमें केमिकल चेंज होती है, जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं वाटर, ये तो लिक्विड होता है। तो अब आप देखो इस वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वाटर की अपनी खासियत है, ये लिक्विड है, ये पीने के काम आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो वही लिखा है कि एक कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है, केमिकल चेंज होने की वजह से बनता है। इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होती हैं। ठीक, आई समझ आपको, ये चीजें आगे जाके आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है। उसके बाद आप लिखो एक पॉइंट, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, अ कंपाउंड कैनॉट, ठीक है, कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक, देखो आपको मैंने उस दिन बताया था फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, जैसे इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, तो वो मेथड जो होते हैं उन मेथड्स को यूज करके हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे, देखो, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एक कंपाउंड को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते बाई सिंपल फिजिकल मेथड, जो सिंपल हमारे फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे इवेपोरेशन वगैरह, उन मेथड को यूज करके हम एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते। सपोज ये जो वाटर है, इस पानी को हम आसानी से हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा तोड़ नहीं सकते। ठीक है, पानी है जो, ये चीजें H2O क्या होता है, ये चीजें आपको आगे समझ में आएंगी, अगर आपको अभी समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो यही लिखा है कि आसानी के साथ हम सिंपल मेथड के साथ एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक, और अगर हमें ब्रेक करना हो तो हमें कुछ खतरनाक केमिकल मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक, तो अब देखो एक और प्रॉपर्टी है, वो लिखो आप, अ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट फार्मूला एंड फिक्स्ड, अ कंपाउंड हैज अ फिक्स फार्मूला एंड फिक्स
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को मैंने MP लिखा, बॉइलिंग पॉइंट को BP। तो आप बोलोगे एक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, उसका अपना एक फिक्स फार्मूला होता है। हर एक कंपाउंड का अपना एक फिक्स फार्मूला होता है। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, तो वाटर एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये आपको पता होगा थोड़ा सा। तो अ कंपाउंड हैज अ फिक्स फार्मूला, मतलब एक कंपाउंड का अपना एक फिक्स फार्मूला होता है और अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर जो कंपाउंड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी में आप लिखोगे अ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। लिखो अ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस, ठीक। तो आप बोलोगे एक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, एक होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। तो आपको पता है होमोजेनियस क्या होता है, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया। तो कंपाउंड क्या होता है, एक होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, ठीक। समझ में आ गया आपको। एलिमेंट भी क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो कंपाउंड में 2-3 एलिमेंट जुड़े होते हैं। तो आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि अगर कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, फिर वो 2 एलिमेंट से जुड़ के बना है, तो फिर प्योर कैसे है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक। ये चीज़ें आपको आगे जाके समझ में आएगी। अभी आप इतना सोच लो, इतना मान लो कि जो कंपाउंड होता है वो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है और एलिमेंट जो होता है वो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक। जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा ना, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उस टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस क्यों होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो इतना हमने पढ़ा कंपाउंड के बारे में, हमें इतना ही पढ़ना था। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, मतलब एक मिक्सचर जो होता है उसमें और एक कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देखने के लिए देखो, मैं टेक्स्ट बुक से एक फोटो लूंगा, तो उसको स्क्रीन पे लेके आपको समझाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं उसी स्क्रीन के ऊपर, तो वहां आपको मैं कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस समझाता हूं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के कैसे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या आप उसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक। तो इसको साफ करता हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है कि दो जो चीज़ें होती हैं उनको जैसे मर्जी मिक्स कर दो। मतलब सपोज हमारे पास एक चीज़ A है, एक चीज़ B है, कोई भी, तो इसको जिस मर्जी रेशो में मिक्स करो, चाहे इसको 10% करो, इसको 10 करो, या इसको 20 करो, इसको 10 करो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी मिक्स करो तो मिक्सचर बनता है। तो अगर इन दो को फिक्स रेशो में मिक्स करो तो क्या बनता है, कंपाउंड। तो आप देखो फर्स्ट डिफरेंस है जो वो दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का पेज है जो वही है। तो यहाँ लिखा है एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड सिर्फ मिक्स हो जाते हैं और क्या बनता है, सिर्फ मिक्स हो जाते हैं, बस कुछ नया नहीं बनता है, ठीक है। मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार समझाया कि कुछ अगर नया ना बने, इसमें क्या होता है, कुछ नया नहीं बनता है, बस जस्ट मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो जैसे जैसे मर्जी मिक्स करो, आपकी मर्जी, चाहे 10 ग्राम चीनी में 20 ग्राम नमक मिला दो, आपकी मर्जी मिलाते रहो, तो कुछ नया नहीं बनता उसमें, ठीक। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब जब एलिमेंट्स रिएक्ट का मतलब होता है जुड़ना, जब एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कुछ नए कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नई चीज़ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अगर जुड़ जाएं तो नई चीज़ क्या बनती है, नई चीज़ वाटर बनती है, ठीक। ये आपको मैंने अभी समझाया। दूसरा है अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वेरिएबल होती है, वही मतलब है कि कुछ फिक्स कंपोजिशन नहीं है उसकी मिक्सचर की। आप कभी 20 ग्राम A डाल दो, 10 ग्राम C डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब जो नया सब्सटेंस जो भी बनता है, जो भी कंपाउंड नया बनता है, उसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको बोला था, वाटर की कंपोजिशन जो होती है वो ऐसे होती है, उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होती है। उसके बाद है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मतलब जो एक मिक्सचर होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं, वो मिक्सचर वैसी ही प्रॉपर्टीज शो करता है। कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, मैंने आपको बताया था। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंस का मतलब है कंपाउंड, कि वो जो नया सब्सटेंस कंपाउंड बनता है उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फेयरली इजली मेथड्स। ठीक है, मतलब यहाँ मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम आसानी से सिंपल मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ से हम मिक्सचर बनाते हैं उनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस, मतलब कोई बड़ा केमिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, आई समझ आपको। तो आप यहाँ मिक्सचर की कुछ एग्जांपल्स और कंपाउंड की कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको बताई वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम चलते हैं, हम देख लेते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी आप टेक्स्ट बुक का जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज होती है आगे, ठीक है, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। कौन कौन सी यहाँ से केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को खुद करोगे, मैं बस आपको समझाऊंगा। देखो लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। उसके बाद देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। इनमें से आपको बताना है कौन सी फिजिकल चेंजेस हैं, कौन सी केमिकल चेंजेस हैं। ठीक, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, इसके एक नंबर पीछे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मतलब बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। ठीक, तो ये भी आप बताने की कोशिश करोगे। आप एक बार पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल देखो। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम, देखो सोडियम तो एलिमेंट है। सॉइल तो मिक्सचर है। ठीक है, सॉइल जो होती है मिट्टी वो तो मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन वो भी मिक्सचर है। सिल्वर देखो, सिल्वर लिखा हुआ है, ये क्या एक एलिमेंट है। उसी तरह लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कंपाउंड होता है। देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा होता है CaCO3, तो इसमें एक एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 जुड़े होते हैं, तो ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये आप पीरियोडिक टेबल देख के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आप देखो 9 देखो। 9 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट। इनमें से कौन कौन सा टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो सॉल्ट सोल्यूशन करेगा, मिल्क करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करेगा या स्टार्च सोल्यूशन करेगा। ये आप खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में देखो क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। मतलब जो मिक्सचर नीचे दिए हुए हैं उनमें से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करो। तो कौन कौन सा उसमें से सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप देखो सॉइल कौन सा है, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। ये आप देखोगे कि कैसे कैसे कौन कौन से सॉल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो सीधा सीधा वहाँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। कौन कौन सा यहाँ से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, मरकरी, ये कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड। देखो जो कंपाउंड है और जो फिर एलिमेंट्स है ये दोनों तो प्योर सब्सटेंस में आएंगे, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कौन कौन सा कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे मैं बोल दूँ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, जैसे हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हो गया हमारा वाटर, और हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और क्या हो सकता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको कैल्शियम बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम नहीं होता है, हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया आपका मीथेन। ये जो नाम होते हैं ना ये सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, मीथेन हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप बोलोगे, यही बस इतना ही आप याद रख लो तो काफ़ी है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फार्मूला होता है HCl। अभी आप इतना याद रख लो, इससे आगे वाले चैप्टर में आप सीख जाओगे HCl क्या होता है, एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं, सब सीख जाओगे। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका फार्मूला होता है
CuSO4, ये होता है Cu फॉर कॉपर, SO4 फॉर सल्फेट। अभी आप इतना याद रख लो, वाटर का फार्मूला आपको बताया H2O होता है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, ठीक। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, इसी तरह मीथेन का होता है CH4, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो ये कुछ आपको कंपाउंड्स यहाँ याद रख लेने, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले 6 देखो। 6 में पूछा हुआ है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। मतलब अगर आपके सामने आपको कोई पानी का एक गिलास दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पानी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, पानी ही है अगर तो उसका पता ऐसे चलेगा कि उसको आप बॉयल करो। अगर एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है, इसका मतलब वो पानी है, क्योंकि पानी एक कंपाउंड है, उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर है, ठीक। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5 में आप देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब क्लासीफाई करो कौन सा होमोजेनियस है कौन सा हिट्रोजेनियस है। ये तो आप मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे, ठीक। सोडा वाटर हो गया, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी, ये सब कुछ कौन कौन से होमोजेनियस है कौन से हिट्रोजेनियस है, ये आप अपना दिमाग लगा के करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। इनको क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना, एग्जांपल देनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था आपको, ठीक है। प्योर सब्सटेंस बताया था, कोलाइड भी बताया था, सस्पेंशन भी बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे लिखा हुआ है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। मतलब लिखो कौन कौन से स्टेप्स आप यूज कर सकते हो चाय बनाने के लिए। और उसमें आगे लिखा है यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, उसके बाद डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। तो ये चीज़ें आप यूज़ करके एक आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू क्या होता है। फिल्ट्रेट जो होता है और एक होता है रेजिड्यू, रेजिड्यू, ये दोनों क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब हम करते हैं ना, मैंने आपको बताया था जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ऐसे एक फनल लेते हैं, उसको इसमें डाल देते हैं, इसके बीच में एक फिल्टर पेपर डाल देते हैं। तो हम चीज़ को इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, तो कुछ तो यहाँ से निकल जाता है, फिल्टर पेपर से पास होकर यहाँ बचता है, बाहर निकल जाता है, और कुछ इस फिल्टर पेपर के ऊपर जुड़ जाता है। तो ये जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक, फिल्ट्रेट। और ये जो ऊपर जुड़ जाता है इसको बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक, इसको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब है जो बच गया। तो देखो ये फिल्ट्रेट और रेजिड्यू जब आप चाय बनाते हो वहाँ भी यूज़ हो सकता है। जैसे चाय बनाते हैं उसको हम उसको रख के ना, जैसे छाननी रखते हैं उसके ऊपर डालते हैं ना, उसके जो पत्ते होते हैं चाय के वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे चाय आ जाती है, और नीचे वाली चाय जो है उसी को फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, और जो ऊपर वो उसका वेस्ट जो पत्ते वगैरह आ जाते हैं उसको हम रेजिड्यू बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। एक ही लेक्चर और मैं बनाऊंगा, इसका 1.5 घंटे तक लेक्चर होगा, उसमें सारा जितना बचा हुआ चैप्टर है सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इतना ही पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।